हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्रेड 1 क्लासेस में ये क्लास क्वालिटी की। और क्वालिटी की आज ये क्लास हमारी शायद 10-15 क्लास हो चुकी है। और इसमें से जो आज हम आपको कराने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। पिछली क्लास आपको हल्की सी दी थी मैंने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कि राज्यों का गठन कैसे हुआ था, कितने राज्य थे पहले। और मैंने आपको भारत का संवैधानिक विकास पूरा पढ़ा दिया है। यकीन मानो किसी भी परीक्षा से मिला लेना, संवैधानिक विकास के क्वेश्चन तुम्हारे से फंसेगा या किसी का नहीं फंसेगा। हम उतना पढ़ा रहे हैं, इतना सोर्स लिमिटेड करे हैं कि आपको दिक्कत भी ना हो पढ़ने में और छोड़ भी ना पाओ। बड़े आराम से पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास हमारी इसी पर रहेगी बेस्ट। और मेरे भाई, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक का बटन होगा वो दबा देना, और एक सब्सक्राइब का बटन होगा वो भी दबा देना, और एक कमेंट का बटन होगा, वहाँ पे कमेंट में लिखना कैसी लगी पढ़ाई। वेरी नाइस क्लास, गुड क्लास, ये चीज़ का रिफॉर्म चाहिए, इस क्लास में सुधार होना चाहिए, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, इसकी PDF चाहिए। जो आपकी ज़रूरत हो, आपकी सब ज़रूरतें हम पूरी करेंगे। आप जो चाहो हम वो ज़रूरत पूरी करेंगे। आप कुछ खाना पीना चाहो आपको ऑर्डर कर देंगे हम। आपको कुछ कपड़े चाहिए हो वो ऑर्डर कर देंगे भाई हम। यकीन मानो, आप अगर सब्सक्राइब करते तो आपके लिए सब कुछ कर देंगे। तुम जो बताओ वो ऑर्डर मार देंगे तुम्हारे लिए। अब आ जाओ, शुरू करते हैं क्लास। भाई, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम की बात करते हैं। इसमें राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो भाषा के आधार पर मैंने बात कर ली थी। शायद पहला आंध्र प्रदेश हो गया था। लास्ट क्लास आप देख के आए होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ये कहा जा रहा है इसी राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 वाला डेट याद रखना। ये डेट कई बार पूछी जा चुकी है। पहली बात तो थोड़ा अलर्ट होके बैठना, फोकस होके देखो। इसी राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में राज्यों और यूटीज का प्रावधान किया गया है, और 14 राज्य और 6 यूटी बना दिए गए। ये 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नीचे दे रखे हैं आप। और शायद ये क्लास लास्ट क्लास में हो चुके हैं बेटा, हम इसको नहीं पढ़ा रहे, आप सब देख चुके हो। 28 राज्यों की जिक्र करेंगे। और यकीन मानिए, जो अब पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में आ रहे हैं लगातार। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आ रहे, बता रहे कि ये वाला राज्य कौन से संशोधन से बना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन पूछ रहा है भाई। अब रेलवे TCS ले रहा है, SSC भी TCS ले रहा है, तो TCS ऊट पटाख क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। पहले पूछता था भाई कि भारत के दक्षिण में कौन सा दक्षिणतम बिंदु क्या है, फिर पूछा भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है, फिर पूछा दक्षिणतम शहर कौन सा है, फिर पूछा दक्षिणतम जिला कौन सा है, फिर पूछेगा दक्षिणतम घर किसका है भाई साहब, दक्षिणतम में रहता कौन कौन है, ये बताओ दक्षिणतम बिंदु पर जिसका घर है उसमें घर में कितने बच्चे हैं। ये पूछना बाकी रहेगा। TCS इस हद तक गिर चुका है कि क्वेश्चन उतना ऊट पटाख है भाई साहब, क्वेश्चन का आंसर देना मुमकिन नामुमकिन है भाई। कोई भी क्वेश्चन बहुत ऊट पटाख आ रहा है, तो वो क्वेश्चन किसी के नहीं हो रहे हैं। अगर ये पूछेगा भाई साहब दक्षिणतम बिंदु पर कितने बच्चे रह रहे हैं, तो कोई नहीं बता पाएगा। पूछेगा कौन सा बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल कुछ बता रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये हमें बेसिक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये देखो बेटा, हम कहेंगे बेटा ये बताओ कितने राज्य बन चुके थे? 14। 16वां राज्य बनता है जिसका नाम था मेरे भाई, सॉरी हाँ 15वां राज्य बनता है भारत का। ये 1960 में बंबई से अलग करके क्या बनता है। तो ये बात अगर आपको पहले नहीं पता हो तो पहले गुजरात किसमें हुआ करता था? किससे अलग हुआ? बंबई से अलग हो गया गुजरात। और गुजरात में कल एक प्लेन क्रैश हो गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया, 260 लोग मारे गए उसमें, 242 लोग सवार थे, एक आदमी बच गया उसमें जिंदा। नहीं, एक बच गया। एक रमेश चंद्र नाम का आदमी था, वो अमेरिकन था, ब्रिटिश नागरिक था। अब वो खिड़की से निकल पड़ा, हंसने की बात नहीं, वो मतलब निकल पड़ा, कैसे भी गिरा होगा हवाई जहाज, तो वो गिर पड़ा और फिर आग जली, लेकिन वो थोड़ी बहुत चोट लगी, बच गया। अब बाकी के सब जितने क्रू मेंबर सब मर गए उसमें, प्लस एक घर पे जाके गिरा, घर वाले मर गए। कुल 260 संख्या पहुंच गई मरने वालों में। वो शायद कोई मॉल वॉल था, पूरा का पूरा वहीं पे था, सो गया जाके। हाँ, कुछ भी था, वो दिख रही थी बिल्डिंग बड़ी सी, तो वो पूरी जल गई थी। अच्छा, ऐसा था। ये गुजरात की बात आ गई इसलिए बताना पड़ेगा। चलो, बंबई से अलग होके बना गुजरात, ठीक है। ये कब की बात है बेटा? 1960 की। 15वां राज्य बना। 16वें पे आ जाए बेटा।
16वां राज्य बनता है 1962 में असम से अलग करके, क्या बना? नागालैंड। और नागालैंड किस एक्ट के तहत बना? नागालैंड स्टेट एक्ट, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962। अधिनियम याद रखना, सन याद रख दिए। और कौन सा राज्य है? 16वां। आगे आ जाओ भाई। 17वां राज्य, 15वां राज्य मैंने बता दिया था क्या बना? गुजरात। 16वां राज्य क्या बना? नागालैंड। और 17वां राज्य 1966 में बनता हरियाणा। पंजाब एवोल्यूशन एक्ट, स्टेट एक्ट 1966 के तो पंजाब से अलग करके हरियाणा को बना दिया गया। पंजाब से अलग करके हरियाणा को बना दिया गया 1966। अच्छा 18वां राज्य बेटा क्या बना? 1970 में हिमाचल प्रदेश को यूटी से क्या बना दिया गया? आपको पता है पहले एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था हमारा हिमाचल प्रदेश, लेकिन अब क्या बना दिया गया? राज्य का दर्जा दे दिया। और इसका एक्ट कौन सा था? हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1900, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम। 19वां राज्य बनता है 23वां संविधान संशोधन के तहत। पहली बार राज्य का संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत मेघालय बनता है। एक नया राज्य का गठन होता है, इसका नाम होता है क्या? वो कौन सा संविधान संशोधन जिसके तहत पहले राज्य बना था? मेघालय। भाई पहले तो काट काट के बना रहे थे तुम, लेकिन एक नया राज्य बना, कौन सा? कौन सा एक्ट? 23वां संविधान संशोधन था, 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969। 23वें संविधान संशोधन के तहत 19वां राज्य बनता है मेघालय। और 20वां राज्य बनता है, 20वां और 21वां राज्य बनता है 1900। हमें जहां तक याद आता है एक बार पूछा गया था हरियाणा किस वर्ष बना था? 66 में। अच्छा 75 में बेटा बनता है 20वां 21वां राज्य। ये लिखा हुआ मणिपुर और त्रिपुरा को यूटी से राज्य बना दिया गया। ये एक्ट कौन सा था? ये था मणिपुर और त्रिपुरा स्टेट एक्ट 1975। कहने का मतलब 1975 में मणिपुर और त्रिपुरा को बना दिया गया। यूटी थे, अब राज्य बना दिया गया। और आगे देखो, ये वर्ष 1975 याद रख पाओगे क्या? 22वां राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत बनता है क्या? सिक्किम। हाँ सही कह रहे हो, ये मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चन आया था। ये लिखा हुआ है कि 36वें संविधान संशोधन याद रखना है, इससे बनता है सिक्किम। अच्छा पहला संविधान संशोधन इससे राज्य बना था मेघालय, वो कौन सा वाला था? 23वां संविधान संशोधन, 23वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ये एक्ट पूछा जाएगा और वर्ष पूछी जाएगी। ये कौन सा संशोधन था? 23वां संविधान संशोधन 1969 में मेघालय बना। और आगे कहाँ पे? सिक्किम पे 36वें संविधान संशोधन से 75 में बन गया सिक्किम। और 23वां राज्य बना बेटा 1986 में मिजोरम। 1986 में मिजोरम और 1986 में अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम आ जाता है पेपर में TCS। इस बात को भाई सब काल खाए बैठी है कि तुम जो नहीं पढ़ गए होगे भाई पूछ लेंगे। वो पूछेगा बताओ नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ असम। ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ें बड़ी उल्टी आ रही हैं। कहें तो कंप्यूटर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल आ गया है, अब कंप्यूटर आने लग गया यार पेपर में। कंप्यूटर की अहमियत बढ़ गई है। NTPC में लगातार कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन दागना भाई साहब किसी पे अटैक पढ़ने से कम नहीं है। 5 क्वेश्चन का मतलब 5%। पेपर का 5 वहाँ शॉर्टकट की आ रहे हैं, बड़ी आ रही है शॉर्टकट। पावर पॉइंट बहुत कायदे से पूछा भाई साहब, रगड़ के। पावर पॉइंट में भाई साहब पूछ रहा कि भाई साहब कोई कॉपी करेंगे और MS एक्सेल में पेस्ट करेंगे, बताओ क्या दबाएंगे जाकर। भाई ऐसा उठा के पूछ रहा भाई, वहाँ से उठा रहे वहाँ पे पटकेंगे तो बताओ क्या निकलेगा। बताओ वहाँ पे रखेंगे तो कौन सा फॉर्मेट आएगा। भाई कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा अल्टीमेट। हमने भी नहीं पढ़ा पूरा कंप्यूटर पढ़ेंगे भाई, पढ़ना पड़ जाएगा भाई। 5 क्वेश्चन कौन छोड़ देगा यार? 5 क्वेश्चन में 2-3 हो जाने चाहिए यार। 25वां राज्य बना 86 में गोवा। और आपको नेफा मैंने बता दिया है अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा 26वां 27वां 28वां राज्य बनता है जिसका नाम था 84वां संविधान संशोधन 2000 में। ये 26वां बनता है छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड,
पहले उत्तरांचल था, पहले उत्तरांचल था, अब क्या बन जाता है? झारखंड, उत्तराखंड। सही बैठे हो। अगला 28वां राज्य बनता है कौन सा? झारखंड। आगे आगे भाग रहे हो, चलो कोई नहीं। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड। ये तीनों 84वां संविधान संशोधन था, वो सन 2000 वाला, उसी से बनते हैं। आगे एक बात और करेंगे, 29वें राज्य की बात करने जा रहे हैं। 29वां राज्य आप कहेंगे तो 28 राज्य, वो अब कम हो गए। जब पॉलिटी हम लिखा रहे थे उस टाइम पे 29 थे। 29वां राज्य बनता है 2 जून 2014 को। ये BN कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पर तेलंगाना राज्य का, ये जाने कितनी बार तो डेट पूछी गई है, 2 जून 2014 वाली, 2014 वाली डेट आ जाती है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, और 2019 के तहत क्या बनता है? इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में, देखो ये बोला जा रहा है 29वां राज्य बनता है 2 जून 2014 को। ये BN कृष्णा कमेटी, ये भाई साहब आ जाता है क्वेश्चन। अच्छा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है। इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार जम्मू और कश्मीर राज्य से 2 केंद्रशासित प्रदेशों में, अब भाई 29 राज्य हो गए थे, 29 के 28 रह जाएंगे। अब पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जम्मू कश्मीर पहले वाले में था जो 14 के नहीं थे उनमें, अब 14 की जगह पे एक कम हो जाएगा। अब वो एक कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर वाला। और यूटी बढ़ जाएंगे 2, यूटी 2 हो जाएंगे। आगे देखो, तो हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, 36 हैं टोटल। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत होने चाहिए, नहीं हो तो हो जाओ सहमत। आगे आ जाओ। हम भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं, और भाग 2 हमारी किससे संबंधित बेटा? नागरिकता, सिटीजनशिप पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है ये, मान के चलो। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। पहला अनुच्छेद हमें ये बताता है राज्य, भारत के राज्य एवं संघ, और दूसरा अनुच्छेद बताता है कि हम सीमाओं में परिवर्तन, बाह्य क्षेत्रों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, मिला सकते हैं भाई। और तीसरे में सीमा में परिवर्तन, राज्य से राज्य बन सकता है, नया राज्य का पुनर्गठन, एक सीमा पड़ सकती है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 में साधारण विधेयक है। अच्छा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमारा क्या चलेगा? भारत की नागरिकता के बारे में। अच्छा आ जाओ, नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। भाई सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता किसे कहते हैं? एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में किया गया है, जिसमें हम भारत के नागरिक, भाई हम लोग भारत के नागरिक कहलाते, ना कि ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक। नहीं, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप अगर हम की जाएंगे तो सिर्फ भारत के नाम से जाने जाएंगे। यू नोन एज इंडियन, कि हम भारतीय हैं। आप ये देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, नहीं, आपके उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं है, भारत की नागरिकता आपके पास। और दोहरी नागरिकता हमारे पास नहीं है, अमेरिका के पास है भाई। आगे देखो, हाँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को चाहते हैं, ये वाला टेलीग्राम चैनल वहां से ज्वाइन कर लेना। ओ जस्ट सेकंड यार, खत्म क्यों हो गया? नहीं, खत्म नहीं होगी क्वालिटी अभी।
चलो भाई आ जाओ, हमें ये पढ़ाना पड़ जाएगा। थोड़ा सा आपको एडजस्ट क्या करना वो हम बता देंगे अभी। क्या भेज वाला है ये वाला? थोड़ा साफ कम देखेगा, देख लीजिए एक बार। दिखाई दे रहा है बिल्कुल, काम चल जाएगा, पूरा काम चलेगा। देखो भाई, भाई पंखा क्यों रो रहा है इतना ज़्यादा? थोड़ा बढ़ाओ इसको। चलो, सिटीजन की नागरिकता दो प्रकार की होती है, सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप। भाई डुअल सिटीजनशिप की बात करेंगे तो दोहरी नागरिकता राज्य और देश की अलग नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड। मैंने कहा इन देशों में राज्य की अलग है और देश की अलग। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2। आज पूरा भाग पढ़ेंगे। तो भाई अनुच्छेद 5 ये कहता है कि सिटीजनशिप की परिभाषा है और नागरिकता को संविधान से प्रारंभ में रखा गया है। भाई साहब अगर सिंपल सी बात करें तो अनुच्छेद 5 में भाई साहब सिटीजनशिप नागरिकता की परिभाषा है। भाई शुरुआत होती कहना क्या परिभाषा, अनुच्छेद 5 परिभाषा। अनुच्छेद 6 पे आ जाओ बेटा। अनुच्छेद 6 में दे रखा है वह लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आ गए उनकी नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान से पलायन करके भारत में आ गए उनकी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 में है। भाई जस्ट अगला वाला लगा हुआ है, जो पाकिस्तान में माइग्रेट होकर प्रवास करके भारत में आ गए हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान। और आर्टिकल 7 में वह लोग जो भारत से माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता का प्रावधान। मेरे भाई भारत से पलायन कर गए उनकी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7, 5, 6, 7। 5 में परिभाषा, 6 में पाकिस्तान से आए और 7 में इधर से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता का। भाई समझते चलना, वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान पलायन कर गया उसकी भारत की नागरिकता स्वतः रद्द कर दी गई। अच्छा अनुच्छेद 8 देखो भाई, 5, 6, 7 समझ में आ गए। 8 से चल रहे हैं। 8 में भी हमारा दे रखा है कि भारतीय मूल के लोग कहे तो प्रोविजंस ऑफ PIOs, कहे तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ, आप नाम सुनेंगे कभी कभी पेपर में आता लिखा PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के। आप सब भारतीय मूल के हो, भारत में पैदा हुए हो। अच्छा ये होता है, इसमें एक वर्ड आता है मेरे भाई, अर्थात सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक अर्थात माता पिता पहले से। भाई तुम्हारे सबके माता पिता भारत के तो हैं, तो आप भारतीय मूल के लोग हो। NRI वो IOS PIOs हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, भारतीय मूल के लोग हो। अच्छा एक आपने वर्ड सुना होगा सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा NRI, इसका नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, अस्थायी रूप से विदेशों में रहना। मान लिया कि तुम कुछ दिन के लिए विदेश में चले गए तो तुम क्या कहलाओगे? जब तुम भारत से प्रस्थान कर रहे होगे, किसी एयरपोर्ट से जा रहे होगे, तो वहां पे आपका नाम चढ़ जाएगा कि आप भारत से इस देश की यात्रा कर रहे हैं। अब भारत के वर्तमान में आप नहीं है, आप NRI कहलाओगे। ठीक है। अच्छा PIO क्या होते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग। एग्जाम्पल सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट थी, भारत में पैदा हुई थी लेकिन चली गई थी अमेरिका में। सुनीता विलियम्स थी, नाम तुम सुनते होगे, नाम भारत जैसे रह रहे विदेश में, क्योंकि उन्होंने बाकी नागरिकता ग्रेड कर ली है लेकिन उनका मूल स्थान कौन सा था? भारत। आपने देखा होगा ध्रुव राठी जर्मनी में रहता शायद और है भारत का, हरियाणा का साइड का लड़का है वो, तो वो क्या कहलाएगा? PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं लेकिन बाकी नागरिकता उसने अगर ग्रेड कर ली होगी तो। ठीक है। एग्जाम्पल सुनीता विलियम्स दे दिया मैंने। NRI समझ गए हो, विदेश में कोई चला गया हो। एक और होता है OCI, ओवरसीज। NRI है, अस्थायी रूप से विदेश में रह रहा है। अच्छा आ जाता है कभी कभी तो। अच्छा OCI का मतलब क्या होता है?
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का ओवरसीज नागरिक जो लोग मित्र देशों में रहते हैं। भारत का मित्र देश नेपाल, भूटान, मित्र देशों में रहते हैं, उन लोगों के पास दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, अर्थात उस देश की नागरिकता, और बिना वीजा के भारत में आ जा सकते हैं। कहने का मतलब भारत के पड़ोसी मित्र देश में रह रहे हो तो आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब होता है आप मित्र देश में रह रहे हो तो आप उस देश की भी नागरिकता है और इस देश की भी, दोनों चलती रहेंगी। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो भाई? इनमें डिफरेंस अलग अलग करना, ये बात है भाई। सब क्वेश्चन में कभी परिभाषा आ जाती है। और अब सही बात करें तो आपके स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। क्वेश्चन गए तो वन लाइनर डायरेक्ट एक शब्द में आंसर आ जाए, नहीं भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो याद रखना एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है और ओसीआई क्या होता है, तीनों मैंने समझा दिए। पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोगों। अमेरिका में जैसे अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी जिनका नाम था क्या, कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की है, भारत में पैदा हुई थी लेकिन रह कहाँ रही है। एनआरआई का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए चले जाओ। अच्छा, हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ चुके हैं? अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के, अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के लोग। आगे आ जाओ, अनुच्छेद 9 में देखो बेटा, अनुच्छेद 9 में नागरिकता का, भाई जब अनुच्छेद आते हैं तो भाई साहब ये मान के चलो दिमाग छोटा पड़ जाता है कभी कभी, अनुच्छेद याद नहीं रहते कभी कभी। ये अनुच्छेद स्टार्टिंग वाले तो रट्टा मार लो कैसे एनी हाउ करके, आप घर पे रिवीजन मारिए तो बार बार। आप कहेंगे अनुच्छेद 5 में क्या है परिभाषा, अनुच्छेद 6 में क्या है पाकिस्तान से आए लोग, और 7 में क्या गए लोग, और 8वें में क्या है भारतीय मूल के, और 9वां पढ़ा रहे नागरिकता का। कहीं पे इंग्लिश में लिखा होगा टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। भाई याद नहीं रख पाओगे नागरिकता का नंबर। हमारा अनुच्छेद 9 है, कौन सा बेटा? अनुच्छेद 9 में क्या दे रखा है? नागरिकता का। याद हो जाएगा क्या? हो गया याद? अरे अनुच्छेद 10 देखो, अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता क्या है, सॉरी रुक जाना एक मिनट, इसको पढ़ लो एक बार। भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता हो जाएगी ना रिजेक्ट। समझ में आ गया? अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकार का। 9 में मेरे भाई निलंबन था। अगला है राइट ऑफ सिटीजनशिप, हमें अधिकार है, हम नागरिक हैं भारत के, कोई हमें रोक नहीं सकता, हम भारत के हैं। यही हमारा ये अनुच्छेद 10। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। भारत में किसी नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी और प्रकार से नहीं छीना। सिर्फ संसद को अधिकार है किसी की नागरिकता को छोड़ने का और हटाने का, टर्मिनेट करने का। कि अब भाई साहब आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे, ये मोदी जी भी नहीं कर पाएंगे, राष्ट्रपति नहीं कर पाएगा, सिर्फ संसद को अधिकार है। संसद को अधिकार है कि आपकी नागरिकता को हटा सकता है। आपकी नागरिकता का राइट दे रखा हमारा अनुच्छेद कौन सा पढ़ रहे बेटा? कौन सा? 10वां अनुच्छेद। बड़ा स्मूथ चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना? आ जाओ आगे। अनुच्छेद 11 की बात करें तो पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक अमेंडमेंट इन द राइट ऑफ सिटीजनशिप। क्या संसद को अधिकार है नागरिकता के कानूनों में हो सकता है संशोधन ऐसा कर दे कि तुम बाहर भी चले जाओ और नागरिकता भारत की बनी रहे, संशोधन हो सकता है। ये अधिकार किसको? सिर्फ संसद। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 10 में क्या था? राइट ऑफ सिटीजनशिप। अनुच्छेद 9 क्या है? निलंबन है नागरिकता का, टर्मिनेशन है। 8 में क्या है? भारतीय मूल के लोग हैं। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान गए। और अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होके आए। और अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता की। अनुच्छेद 9 में क्या है? प्रगति। नागरिकता का निलंबन है। और गोल्डन 10 में क्या है? 10 में बताना।
अरे देख के नहीं, अनुच्छेद 10 में है ना बेटा, वो हमारा राइट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का बने रहना है, हमारे पास अधिकार है ना। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद के अधिकार व नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकता है। आ गया भाई, यहां तक जाके हमारा भाग 2 जितने अनुच्छेद थे वो तो हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब आपको थोड़ा सा और पढ़ाना है, हल्का सा, इसके बाद ये भाग खत्म होगा, पूरा फिनिश करके छोड़ते हैं आज। अगला लिखा है नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1900। नागरिकता में संशोधन अब तक कितनी बार हुए, 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2005, 2000 और 2000 कितनी बार हो चुके भाई? आपको देखा याद है ना, सीए आया था वो 2019 वाला, वो यदि नागरिकता में सब तक कुछ था, याद है ना। हाँ, तो ये हमारी नागरिकता तक कितने संशोधन हो चुके हैं? एक 86 में, 92 में, 3 में, 5 में, 15 में, और अब आओ पढ़ना शुरू करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता कानून में संशोधन का प्रावधान है, इसलिए 1955 में सिटीजन एक्ट 1955। मेरे भाई, नागरिकता में संशोधन हो सकता है, इसीलिए तो लाया गया था 1955 का एक्ट नागरिकता वाला, कि अब कुछ संशोधन करो, इसमें कुछ इसमें सुधार लाओ, ठीक है। अब देखो, इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के एक एक्ट कानून बनाया गया 1955 का, सिटीजनशिप एक्ट, और इसके 5 तरीके थे नागरिकता प्राप्त करने के। पहला, सिटीजनशिप बाई, तुम भारत में ही किसी के पैदा हो जाओ, तुम भारत में ही किसी से पैदा हो जाओ, आप भारत की नागरिकता मिल गई। ये भाई साहब अनलिमिटेड है, कोई इसका टैरिफ नहीं पड़ता है, आप भारत के हैं तो हैं, ठीक है। ये पहला तो है हमारा जन्म से नागरिकता। दूसरी हमारी वंशानुगत नागरिकता, आपके माता पिता दादा परदादा भारत के, तो आपको भी भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता, रजिस्ट्रेशन करा लो आके, पता चला तुम अमेरिका की हो और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा, अमेरिका अब भारत के हो गए, रजिस्ट्रेशन से मिलेगी। वो प्रोसेस क्या होगी आगे बताएंगे। अगला, देशीकरण से नागरिकता और विलय से। जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग छोटा पड़ जाता है, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है, नागरिकता को प्राप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है, 3 इसमें से उठाएगा, 1 अलग से पटक देगा। भाई हर जगह गुंजाइश होती है पूछने की कि क्वेश्चन को कैसे डाला जा सकता है। भाई नागरिकता को ग्रहण करने के 4, 5, 6 नियम हैं। कितने? 5 हैं। एक तो जन्म से, एक वंश से, और एक रजिस्ट्रेशन से, और एक देशीकरण से, और एक विलय से नागरिकता। 5 तरीके होते हैं बेटा। कहे तो सिटीजनशिप बाई एक्वायर्ड टेरिटरी, आगे पढ़ाएंगे इसको, हेडिंग पढ़ी होगी स्पेशली। नंबर 1 हेडिंग पढ़ गई बेटा जन्म से। 26 जनवरी 1950 है, इसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म में भारत का, अगर आपका जन्म भारत में हो रहा है 1950 के बाद हो रहा है, तो आप कहाँ के कहलाएंगे? कहाँ के कहलाएंगे? कि अलीगंज के? अलीगंज की नागरिकता नहीं है आपके पास, भारत की। अलीगंज में पैदा हो जाओ तो भारत की नागरिकता मिलेगी। 1986 के नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है, कौन सा? भारत में जन्मा वही व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके मम्मी पापा दोनों में से कोई एक भारत का। भाई इसमें तो लोचा हो गया कि भाई साहब भारत में कोई पैदा हो जाए भारत का नागरिक, पता चला कोई विदेशी आ गया यहाँ पे और उसका यहाँ पे बच्चा हो गया, यहाँ पे उसने जन्म दे दिया आगे बच्चे, तो क्या भारत का हो गया? भाई ऑस्ट्रेलिया के आगे दोनों, और यहाँ पे बच्चे को जन्म दे दिया ऑस्ट्रेलिया में आके, तो भाई वो भारत की नागरिकता नहीं होगी। यही तो संशोधन करना पड़ा, 1986 वाला था। कौन सा? ये कहा गया भारत में जन्मा वही व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके मम्मी या पापा या दोनों में से कोई एक भारत का हो। अगर तुम्हारे पापा विदेश के हो, मम्मी इंडिया के हो, तब भी तुम भारत के कहलाओगे, या पापा भारत के हो, मम्मी विदेश वाली हो, या मम्मी पापा दोनों ही के। कितना खुश हो रहे हो, वो सब अनलिमिटेड मिला हुआ तुम्हें फ्री में। अच्छा, अपवाद क्या है? राजनयिक शत्रु देश विदेशी पर लागू नहीं होता है, अर्थात किसी विदेशी का भारत में जन्म होता है तो उसके पास भारत की नागरिकता नहीं होगी।
अच्छा, पहला आपका क्लियर होगा, जन्म से नागरिकता किसको मिलेगी? या तो मम्मी पापा एक हो, या एक हो, मम्मी हो या पापा हो तो मिलेगा। ऐसा नहीं विदेशी दोनों आगे बोले बच्चा यहाँ का बोले भारत की जमीन दिलवाओ इसको, सबके में हिस्सा दिलवाओ, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा भाई। चलो आगे। दूसरा हेडिंग आता हमारा वंशानुगत नागरिकता। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंशानुगत भारतीय नागरिकता माना जाए। मतलब तुम्हारा जन्म भारत से बाहर होता है लेकिन आपके वंशज हैं वो भारतीय हैं। क्या समझे? आपके वंशज भारतीय हैं, यदि उसके माता पिता या उनमें से कोई एक नागरिक भारत का हो, माता के आधार पर वंशानुगत नागरिकता का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया। मेरे भाई ये भी तो है कि आपका जन्म होता है विदेश में जाके, लेकिन मम्मी पापा यहाँ के हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये होती है वंशानुगत। जन्म से और वंशानुगत समझ में आ गया दोनों डिफरेंस? दोबारा पढ़ देंगे। 1950 से या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंशानुगत भारतीय नागरिकता माना जाएगा यदि उसके मम्मी पापा उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो। चीजें सिंपल हैं, बड़े आराम से पढ़ते रहो। स्वाति में अनुच्छेद 9 बता दो क्या है। नींद हमें भी आ रही है, हम भी सोएंगे उसके बाद पढ़ाएंगे। चलो इधर आ जाओ। अगला हमारा हो जाएगा पंजीकरण से नागरिकता। थोड़ा अलर्ट होके बैठो, नींद हल्की सी लगे, अगर हरात लगे तो पानी पी लिया करो, कोई बात नहीं। पंजीकरण से नागरिकता कहें तो रजिस्ट्रेशन से नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अप्रवासी ना हो को पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जा सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणी में। भाई रजिस्ट्रेशन से भी नागरिकता मिल सकती है तुम्हें। ऐसा नहीं तुम्हारे मम्मी पापा हो ही हो यहाँ के, तुम्हारे बाहर के भी हो, लेकिन तुम इंडिया में रह रहे हो कुछ सालों से, वो कितने सालों का कुछ प्रावधान है, लेकिन इतने डेप्थ में तुम्हारे पेपर में नहीं आया आज दिन तक, लेकिन हम पढ़ा देंगे इसको अभी। देखो मतलब कोई भारत का नहीं है और वह भारतीय मूल का व्यक्ति और आवेदन से पहले न्यूनतम 7 साल पहले भारत में रह रहा हो तो उसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा, उसके पूर्व भारत से बिलोंग करते हो। अच्छा, पंजीकरण से पूर्व 12 महीने लगातार भारत में रहना अनिवार्य हो सकता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता चाहते सिटीजनशिप तो आपको 12 महीने यहाँ पे पहले रहना पड़ेगा, पता तो चले भारत क्या, तुम्हें आना चाहिए भारत क्या है। और देखो पंजीकरण से पहले पिछले 8 वर्ष से उनका निवास न्यूनतम 6 वर्ष रहना चाहिए। पता चले तुम्हारा घर बना है लेकिन तुम कम से कम 6 साल रहे हो तो उस घर में, तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा मान्यता बोले नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, भारतीय नागरिक के विवाहित व्यक्ति से जो पंजीकरण से पहले न्यूनतम 7 वर्ष से, मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले 7 वर्ष से भारत में रह रहा है और उसका विवाह किसी से हो जाता है, कोई विवाह कर लेता है, भारत में 7 वर्ष से रह रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात? मतलब कहते नहीं विदेशी से शादी कर ली, कमला वो सीमा हैदर आ गई। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ऐसा व्यक्ति जिनके माता पिता पहले से ही भारत की नागरिकता के लिए पंजीकृत हों और ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्षों से भारतीय ओवरसीज सिटीजन कार्ड के लिए पंजीकृत हो, आवेदन के न्यूनतम 12 महीने से भारत में रह रहा हो तो उसको नागरिकता मिल सकती है। भाई ये फालतू के नियम ज्यादा हैं, इसको हल्का सा पढ़ लो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत इसके 30 दिन में छूट दी गई है। भाई कोई नहीं, इधर आ जाओ। अगला है हमारा देशीकरण से। पहला क्या बताया? जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन से और चौथा क्या बताया? देशीकरण से। यदि कोई व्यक्ति भारत के पिछले 14 वर्ष से न्यूनतम 11 वर्ष से भारत में, 14 साल में से 11 साल भारत रहा हो, मतलब 20 में चला गया हो, तो वह अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ग्रहण, इसको कहते हैं देशीकरण से। आवेदन से पहले भाई उसकी कंडीशन है कुछ, आवेदन से पहले 12 महीने भारत में रह रहा हो, संविधान से वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी, नहीं तो भाई सब रह कैसे पाएगा भारत में, है ना। यंग 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 बोलेगा तो फिर कौन समझ पाएगा चाइना वाली, सही बात है। अच्छा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इस अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। जो आपकी इधर थी 11 वर्ष, कहाँ पर थी? हाँ, 11 वर्ष से घटाकर, हाँ ठीक है कि 14 वर्ष था अभी। हाँ ये है न्यूनतम, वेरी गुड। ये न्यूनतम 11 वर्ष रह रहा हो, उसमें कुछ छूट दी गई है। कब दी गई? 2019 में।
कि भाई साहब वो 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष से भी अगर भारत में रह रहा है तो देसीगढ़ से नागरिकता मिल जाएगी। फिलहाल आपको ये पता होनी चाहिए किस किस से नागरिकता मिलती है, जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से और देसीगढ़ से। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आया हुआ है देसीगढ़ से नागरिकता ग्रहण किया सकता है। धर्म को बनाया गया हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी समुदाय के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन 3 देशों से आने वाले लोग देसीगढ़ से नागरिकता ग्रहण। ओके ओके ओके। लेकिन कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यह नागरिक जो आपको मैंने 3 देश के नाम बताए अभी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन यह नागरिक मुस्लिम नहीं, मुस्लिम को नहीं दी जाएगी नागरिकता। अगर हिंदू हो गया पाकिस्तान से अगर ले देंगे नागरिकता, अगर पाकिस्तान का हिंदू आ जाए तो नागरिकता दे दिए, मुस्लिम आ जाए तो नहीं देंगे। अब आप कहोगे सीमा हैदर कैसे बोलिए? सीमा हैदर शादी करिए किससे? रजिस्ट्रेशन से। तो फिर रहना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ दिन रहोगे तब मिलेगा, पहले रहना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही मुस्लिम देश है जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक होते हैं वहां पर। तो मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानोबेटा को छोड़ के और सबको नागरिकता मिल जाएगी यहाँ की। मुस्लिम आएगा तो उसको नहीं देगा। अच्छा, CAA आया था हमारा, CAA बेटा, CAA क्या आया था? 11 दिसंबर को पारित हुआ था और 12 दिसंबर को रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी तक इसमें भारत सरकार द्वारा लागू, ये आगे पढ़ाएंगे आपको CAA क्या होता है। अमेंडमेंट है, नहीं और कुछ है। विलय से नागरिकता या भूमि विस्तार से 5वां टाइप याद करो। यदि किसी भी बाहरी क्षेत्र पर विलय भारत क्षेत्र में होता है तो उसमें आने वाले सभी लोग, मान लीजिए श्रीलंका को मिला रहे अपने में, तो श्रीलंका के सब लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, सिंपल सी बात है। बाहर का कोई क्षेत्र मिला, मान लिया भूटान मिला लिया अपने लोगों ने, तो भूटान वालों को भारत की नागरिकता, उसको कहते हैं हम क्या, विलय से। तो हमें लगता है कि हमने 5 आइडियो को एक्सप्लेन करा, क्योंकि इससे कभी कभी डेप्थ में पूछ सकता है, तो आप बता दोगे हाँ इसका मतलब ये होता है, जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से और देसीगढ़ से और विलय से। आगे देखो, आ जाओ। नागरिकता का अंत। भाई नागरिकता का तुम पता कहा जा रहे हो? भाई हमें हजम नहीं हो रही नागरिकता, हम नहीं भारत में रह रहे, छोड़ दो, स्वतः ही त्याग देना है। भाई नागरिकता कैसे हटा सकते हो? बोले स्वतः त्याग दो या सरकार द्वारा निलंबन हो जाए। पता चला तुम पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, पूरा आतंकी हमला कर डाला, भाई सब हटाओ लगे इस आदमी को। हाँ, देशद्रोही हो गए भाई साहब। सरकार द्वारा देश से निकाल दे, नागरिकता से वंचित कर देना, ये आपके कुछ नियम है जिससे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। कौन कौन से थे? एक तो है रिनंसिएशन, स्वतः ही, एक टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट, एक डिप्रीविएशन है नागरिकता से वंचित करना। आगे देखो, आधार क्या होगा नागरिकता से वंचित करने का? अच्छा, संविधान का उल्लंघन करने पर आपको कहते हैं भाई साहब गलत आदमी, खत्म करो इसको। दूसरा, युद्ध काल में शत्रु की भाई साहब देशद्रोही। तीसरा, गैर कानून तरीके से नागरिकता ग्रहण कर ली तो उन्हें, तब भी हटा दोगे। पता चला तुम रह कभी नहीं रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन में दिखा दिया भाई साहब पिछले 10 साल से रह रहे हो, मैं दे दो नागरिकता, मिल गई, पकड़ेगे तो हटा दिया जाओगे, ठीक है। पता चला तुम 5 साल से रह ही नहीं रहे थे और सिटीजनशिप ले ली धोखे धड़के में, तो वो ये तो लिखा हुआ है, गैर कानून तरीके से नागरिकता ग्रहण करने पर पंजीकरण या देसीगढ़ से नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की सजा पाने पर पता चला कि तुम भारत की नागरिकता पा गए, किससे? रजिस्ट्रेशन से या देसीगढ़ से, और तुम 5 साल में भाई साहब 2 साल की जेल काट रहे सजा। तुमने कांड कर दिया आके, कोई गोली मार दी किसी को, तुम 5 साल में भाई साहब 3 साल बचे और 2 साल जेल काटी, तो भाई साहब तुम आदमी बढ़िया ना है, इंडिया लायक नहीं हो, तब भी तुम्हारी खत्म। अच्छा, भारतीय महिला द्वारा विदेशी के साथ, अगर भारत की महिला विदेशी के संग व्यापार शादी कर ले, ब्याह रचा ले, मतलब भारत वाली पता चले नीदरलैंड वाले के संग चली जाए, तो मेरे भाई तो फिर नागरिकता खत्म होगी योगेश। हाँ, बहुत हंस रहे हो। भारत से लगातार 7 वर्ष, तुम 7 वर्ष खबर ही ना रहे, रुपया कमाने में लग गए। तुम सोच रहे हो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया रहेंगे 7 साल, तुम मन ही नहीं कर रहे आने का भारत, और तुम्हारा वीजा बन चुका, बोले भारत में आ ही नहीं रहे, अब खत्म भाई साहब, टाटा बाय बाय, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराओ आगे। तो इतने तरीके से आपकी नागरिकता टर्मिनेट हो सकती है, खत्म हो सकती है। बेटा समझ में आया आपको? क्या ये पॉइंट कठिन थे आपके लिए? कठिन थे क्या? नहीं थे, तो सही है, आगे पढ़ो। कितना बचा है इसमें?
बस आ गया, बस बस बस, छोटा थोड़ा सा और आगे लिखा हुआ बेटा कि भारतीय मूल के लोगों को ओवरसीज नागरिकता, कह तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 और 2005, इसके तहत भारतीय मूल के लोगों को ओसीआई प्रावधान किया गया है। 26 जनवरी 1950 उसके बाद भारत के बाहर जाकर बस गया हो और वही नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो वह ओसीआई पंजीकरण करा सकता है। यह पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए लागू नहीं होगा। भाई साहब पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाओगे, हम तो मित्र देश में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या था, मित्र देश में रह रहे हो तो दोनों नागरिकता रहेंगे, ये तो ओवरसीज था। और ये कह रहा तुम पाकिस्तान चले जाओ, ये नहीं होगा। इसे ही डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता, किसको, ओसीआई, किधर गया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को ही हम क्या कहते हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश में भी रह रहा हो और भारत में भी। आगे देखो, ओसीआई कार्ड होल्डर सदैव भारत के बिना वीजा, सदैव भारत में सिर्फ भारत में बिना वीजा के आ जा सकता। मतलब भारत का भी होगा, मतलब नेपाल में तो भारत आता होता नहीं है, आते जाते रहते। पापा नेपाल के बॉर्डर पे जाके देखना, कभी नहीं होता है, होता है आगे। लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार और अवसर की समानता का प्रदान, भाई साहब मतदान का अधिकार आर्टिकल 326 और अवसर में समानता आर्टिकल 116 नहीं प्रदान किया जाएगा। पता चले तुम नेपाल में भी रह रहे, भारत में भी, और वोट डालने इंडिया में आ जाओ, भाई वोट नहीं डालने दिया जाएगा। वहां का पता नहीं, उस देश का नियम जो भी हो, लेकिन भारत में नहीं डालने दिया जाएगा, है ना। मजे तुम दोनों देश के मारे, नेपाल में भी घूम रहे हो, भारत में भी घूम रहे हो। अच्छा अब हम देखेंगे एनसीआर क्या है। एनसीआर है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। केवल असम के लिए लागू किया गया था। एनआरसी किसके लिए लागू किया गया था, असम के लिए लागू किया गया था। और ये प्रावधान किया गया था कि बांग्लादेश के गठन 25 मार्च 1971 के दिन या उससे पहले ही भारत में आ चुके हैं, केवल उन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद आने वाले जितने भी लोग हैं जो अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर असम में रह रहे हैं, उनको एनआरसी के तहत पंजीकरण कराना होगा और अपने दस्तावेज शो करने होंगे, जिसके तहत तो भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसी पर बवाल हो गया था, लेकिन अमित शाह का कहना था कि एनआरसी पूरे देश में लागू कर देंगे, तभी एनआरसी का पूरे देश में विरोध किया गया था। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था 1971 में 25 मार्च में, या उस दिन या उससे पहले भारत में है, उसी को भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद में आता है तो उसको दस्तावेज शो करने पड़ेंगे। और ऐसे बहुत से लोग थे जो बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद आए थे, उनके पास दस्तावेज नहीं थे, उनको भारत से निकालने की बात कह रहा था कौन, अमित शाह। अमित शाह ने ऐसा कहा था कि हम भारत नहीं, अभी तो असम पे लागू कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद पूरे भारत पे लागू कर देंगे। तो जो लोग वहाँ के रह रहे थे ना, उनको खराब लगा, विरोध कर रहे थे इस चीज़ का। ऐसा अभी हो पाया क्या, एनआरसी समझ में आ गया क्या है। एनआरसी मतलब वही बांग्लादेश के लोग हैं सब। कौन से वाले, बांग्लादेश के मुस्लिम लोग हैं। अच्छा इसके बाद हमारा आ जाएगा बेटा भाग 3। कौन सा, भाग 3 हमारा चलेगा 12 से लेकर अनुच्छेद भाग 3 बताओ आज पूरा करा दें, या इतना पढ़ के आ पाओ तो कल पूरा करा दें। इस वाले जितने को मैंने कराया है, इसको मेरे भाई बहुत कायदे से, तसल्ली से, साफ सुथरे तरीके से पढ़ के आना है। बहुत क्रिस्टल चीजें हैं, बहुत सीरियस टॉपिक है ये वाला, आप हल्के में मत लेना। ये आर्टिकल बड़े ध्यान से पढ़ना। और हमारी और तुम्हारी मुलाकात कल दिन शनिवार को हो रही होगी पॉलिटी के साथ। थैंक यू।